नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है आपके GS2 एज वेल एज GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। GS2 में एक टॉपिक होता है पुलिस रिफॉर्म्स यानी कि पुलिस सुधार। उसमें एक कंपोनेंट जो है आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भी होता है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं, उससे भी ये टॉपिक रिलेट होता है। एज सच लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही जब हम GS3 की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक आपका आ सकता है, जैसे कि टेररिज्म और साइबर क्राइम्स। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें पुलिस में रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और पुलिस रिफॉर्म्स में ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बातें होती हैं। इसके साथ में ये जो मजहबी दंगे यानी रिलीजियस राइट्स होते हैं, उसमें भी ये टॉपिक काम आता है। तो हम समझते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है और जो इंडिया का पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो है क्या, और ये जो अभी का सिस्टम चला आ रहा है उससे कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें तो ये एक मॉडर्न अर्बन पुलिसिंग अप्रोच है। हम समझेंगे कि कैसे ये मॉडर्न अर्बन पुलिसिंग अप्रोच है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है और जो मजिस्टेरियल पावर्स हैं, दोनों की दोनों एक सीनियर पुलिस ऑफिसर में दे दी जाती हैं। हम समझेंगे कि अभी होता क्या है, और इसमें अगर हम दे देते हैं दोनों ही पावर्स, लॉ को इन्फोर्स करने की भी और मजिस्टीरियल पावर्स हम दोनों ही अगर पुलिस कमिश्नर को दे देंगे, सीनियर पुलिस ऑफिसर को दे देंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी के टाइम पर जो मजिस्टीरियल पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं। या तो डीएम के पास होती हैं, ठीक है, या फिर एडीएम के पास होती हैं, या एसडीएम के पास में होती हैं। ठीक है, और ये पावर्स बात क्या की जा रही है, हम पुलिस कमिश्नर को या सीनियर पुलिस ऑफिसर को दे दें। ठीक है, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया है ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके और अकाउंटेबिलिटी को क्लियर किया जा सके, है ना। तो अब इसमें होगा क्या, जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे, हिस्ट्री क्या रही है, लीगल फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर आउटलुक होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रिसेंट कंटेक्स्ट है क्या और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो 15 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को रायपुर में। रायपुर आपको पता है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं विष्णुदेव साय जी, वो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेके आए हैं रायपुर में, मेकिंग इट द स्टेट्स फर्स्ट सिटी टू अडॉप्ट दिस मॉडर्न अर्बन पुलिसिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से एक नेशनल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है टू स्ट्रीमलाइन अर्बन लॉ इन्फोर्समेंट बाय कंसोलिडेटिंग पुलिस एंड मजिस्टीरियल पावर्स। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन हुआ है, जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है उसको ही मजिस्टीरियल पावर्स भी दी जा रही हैं, उसको फैसिलिटेट किया है भारतीय न्याय संहिता और उसके साथ में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि अभी हमारे पास में क्या चलता है, सीआरपीसी। तो उस सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसको लाया जा रहा है ना। तो जो 2023 में आया था, इसने जो कॉलोनियल एरा का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था सीआरपीसी, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम समझेंगे कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता है और इससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या करता है, जो पुलिस अथॉरिटी है और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं उनको यूनिफाई कर देता है। इसका हम मीनिंग समझते हैं कि बेसिकली पुलिस अभी क्या करती है। देखो, अभी पुलिस के पास में जो पावर्स होती हैं वो ये है कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, पुलिस को क्राइम को कंट्रोल करना होता है, क्राइम या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी करना होता है ना। उसके अलावा पुलिस की कोशिश ये होती है कि क्राइम को होने से रोका जा सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी जगह पे हम मान लेते हैं कि आज के समय में दंगे हो जाते हैं या हम कहते हैं धार्मिक दंगे हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या पता है कि क्या लगाया जाता है, आर्टिकल या सेक्शन 144 लगाया जाता है ना, जिसको हम कहते हैं धारा 144 लगा दी। और उस धारा 144 के तहत क्या होता है, कर्फ्यू लगाया जाता है। आज के टाइम पे किसी पर्टिकुलर सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में जो कर्फ्यू लगाने की पावर होती है वो किसके पास होती है, डीएम के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। और आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला व्यक्ति है वो आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, वो पुलिस वाला नहीं है ना, वो पुलिस में नहीं है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। तब आप देखो कि एक पुलिस जो है उसने क्या किया, उसने इस चीज को भांपा
कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिलीजियस राइट्स हो सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन उस पुलिस के सीनियर ऑफिसर के पास में आज के टाइम में ये शक्ति नहीं होती कि वो खुद से सेक्शन 144 यानी कि धारा 144 को लागू कर सके। उसके लिए उसको डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। और कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जब इतनी सारी लेयर्स होती हैं, इतनी सारी परतें होती हैं परमिशन लेने की, तब जो प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है। पुलिस वाला जो है, जो पुलिस का सीनियर अफसर भी है, वो कई बार डीएम ऑफिस में क्या कर चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है कि हमें यहाँ पे सेक्शन 144 लगा देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन जो डीएम है उसको ग्राउंड रियलिटी का मालूम ही नहीं है और वो मामले को डिले करता चला जा रहा है। और उसके बाद में हमें देखने को मिला कि वहाँ पे राइट्स हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए। अब जो जिम्मेदारी देखने को मिलेगी वो किसके आ जाती है, कई बार जो गाज गिरती है वो पुलिस ऑफिसर्स पे गिरती है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली पुलिस वाले जो हैं इनको ग्राउंड रियलिटी का मालूम है, ठीक है, लेकिन ये बेबस हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, किससे, डीएम से। जिसकी वजह से जो हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसमें हमें एक इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए ही कमिश्नरेट सिस्टम को लाने की आवश्यकता है। जो पुलिस की जो पावर्स हैं वो तो पुलिस के पास रहेंगी ही, उसके साथ में जो मजिस्टीरियल पावर्स हैं वो भी किसको दे देगा, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को दे देगा। तो अगर हमारे पास में कमिश्नरेट सिस्टम होगा तब हम क्या कहेंगे कि वो यूनिफाई कर देगा पुलिस अथॉरिटी को और मजिस्ट्रेट की पावर्स को अंडर द सिंगल ऑफिसर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, और वो व्यक्ति कम से कम एसपी होना चाहिए या आईजी लेवल का होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो हायरार्की होती है वो आई होप आपको मालूम होगी, और अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आपका होमवर्क भी हो जाता है कि आप इसकी जो हायरार्की है उसको खुद से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है कि आईजी कौन है, डीआईजी कौन है, एसपी कौन है, डीएसपी कौन है, कौन किस हायरार्की में आता है। ये सारे किस में आएंगे, इंडियन पुलिस सर्विस में आएंगे, है ना। तो ये आपको प्रिपेयर करना है खुद से। तो बेसिकली हम कह क्या रहे हैं, जो एक मिनिमम एसपी लेवल का जो अफसर है या फिर जो आईजी रैंक का अफसर है, उनमें एक ही व्यक्ति में हम पुलिस की जो अथॉरिटी है उसके साथ साथ में क्या दे देंगे, मैजिस्टीरियल पावर्स भी दे देंगे। ठीक है, तो पुलिस क्या काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, क्राइम जो सीन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्राइम प्रिवेंशन के प्लान्स बनाती है, और मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिस पे हमें इस चीज का डाउट है कि यदि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर रैली करता है तब उसके कारण वहां पे माहौल खराब हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तब उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है प्रिवेंशन के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि वहां पे माहौल खराब ना हो। तो आज के टाइम में ये जो पावर्स होती हैं वो डीएम के पास होती हैं, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम क्या कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर भी सीनियर पुलिस ऑफिसर को दे दी जाए, पुलिस कमिश्नर को दे दी जाए। इसके साथ में सेक्शन 144 यानी धारा 144 लगाने की यानी कर्फ्यू लगाने की जो पावर्स हैं वो भी हम डीएम को दे दें, सॉरी डीएम के पास तो अभी रहती हैं, वो भी हम किसको दे दें, पुलिस कमिश्नर को दे दें। लाइसेंस आर्म्स, जैसे कि हथियार किसी को लेने हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको मालूम है कि भारत में हथियार खरीदना, बंदूक खरीदना, अपने पर्सनल यूज के लिए गन खरीदना इतना सरल काम नहीं है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसका जो लाइसेंस दिया जाता है आज के टाइम में वो मैजिस्टीरियल पावर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है, वो चीजें भी हम किसको दे दें, पुलिस वालों को दे दें। ठीक है, सीनियर पुलिस ऑफिसर को दे दें। एक्ट इन राइट्स, टेररिज्म एंड इमरजेंसीज। तो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होगा, पुलिस अथॉरिटी एज वेल एज जो पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की दोनों एक ही व्यक्ति में होंगी, वो होगा पुलिस कमिश्नर। ठीक है, अब ये जो यूनिफाइड कमांड होगा ये अलाउ करेगा पुलिस कमिश्नर को कि वो रैपिड डिसीजंस ले सके इमरजेंसी में, जैसे कि कर्फ्यू लगा सके, डिटेंशन कर सके विदाउट एक्सटर्नल अप्रूवल। अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है उसमें उसको एक आईएएस ऑफिसर से यानी कि डीएम से पूछना पड़ता है। अब ये जो कंसोलिडेशन है ये बहुत वैल्यूएबल है अर्बन एरियाज में, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक चैलेंज है और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी होती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सुरक्षा करना एक जटिल काम है और वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटेड लॉ इन्फोर्समेंट रेस्पॉन्सेज चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों है ना, और अभी के टाइम में क्या समस्या है। अभी हम उसको थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे
कि वाई परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट वाज नीडेड अर्लियर। पहले ऐसा क्यों था कि भाई मजिस्ट्रेट की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप देखो, जब हम मजिस्ट्रेट की परमिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डीएम है उसके पास में थोड़ी बहुत जो हमें पावर्स दिख रही हैं वो जुडिशियल पावर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, यानी कि इन्फोर्समेंट की पावर्स नजर आ रही हैं, कुछ हम कह सकते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनके पास में ये पावर नहीं है। तो ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसके जरिए चेक्स एंड बैलेंसेस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस कमिश्नर, जिसका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और यदि वो खुद ही क्या करने लग जाएगा, सेक्शन 144 का भी यूज करने लग जाएगा, किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स अनचेक्ड हो जाएंगी, यानी उसके पास में जरूरत से ज्यादा शक्तियां हो जाएंगी। और आपको पता है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिसके पास में शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उसके मिसयूज के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप देखो, अंडर द सीआरपीसी ऑफ 1973 प्रिवेंटिव एंड रेगुलेटरी पावर्स वर वेस्टेड इन डीएम एंड एसडीएम, नॉट पुलिस ऑफिसर्स। ये बेसिकली क्या था, ये सेपरेशन ऑफ पावर था ताकि एक सिस्टम डेवलप हो सके चेक्स एंड बैलेंसेस का। और ये चीज हमने जो ली थी कि भाई जो डीएम है और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा पावर्स का, वो हमने कॉलोनियल स्ट्रक्चर से लिया था, ठीक है। बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा था, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये लिटमस टेस्ट होगा ऑफ बीइंग अ सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। यानी कि बी आर अंबेडकर जी भी ये चाहते थे कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की जरूरत नहीं है, डीएम जो है उसके पास में ज्यादा पावर होनी चाहिए कंपेयर टू द पुलिस कमिश्नर, ठीक है। लेकिन ये उस समय की बात थी, इसलिए हमारे संविधान में क्या है, अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है हमारी लॉ को चेंज करने की भी हमें जरूरत पड़ती है, हमारी क्योंकि आवश्यकताएं बदल जाती हैं। अब ये जो डिवीजन था ये इंश्योर करता था कि पुलिस एक लॉ इन्फोर्सर की तरह काम करेगी, जबकि जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, वो ऑथोराइज करेगी सेंसिटिव एक्शंस को इम्पैक्टिंग द सिविल लिबर्टीज, यानी कि नागरिक की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसका ख्याल कौन रखेगा, ये मजिस्ट्रेट रखेगा, ठीक है। तो पुलिस प्रपोजल्स फॉर एक्शंस लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन और कर्फ्यूज, उसके लिए जुडिशियल स्क्रूटनी की आवश्यकता होती थी एंड अप्रूवल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं कॉलोनियल लीगेसी क्या थी। जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इंटेंशनली एक डुअल सिस्टम बनाया था। ये बेसिकली डुअल सिस्टम है कि जिसमें लॉ इन्फोर्स तो पुलिस वाला कर रहा है, लेकिन अगर उसको किसी को गिरफ्तार करना है, कर्फ्यू लगाना है, तो किससे पूछना पड़ेगा, डीएम से पूछना पड़ेगा, जिसके पास में जुडिशियल पावर्स हैं, है ना। तो ये डुअल सिस्टम क्यों था, ताकि पावर कंसंट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, पुलिस बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, और पुलिस का जो अब्यूज है, पोटेंशियल पुलिस अब्यूज, उसको रोका जा सके। मजिस्ट्रेट टिपिकली इंडियन सिविल सर्विसेज वर गिवन ओवरसाइट ओवर द पुलिस एक्शन, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी क्राइम को, बट नीडेड मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल फॉर अरेस्ट, गिरफ्तार करने के लिए भी किसकी जरूरत है, डीएम की। पुलिस कर्फ्यू को रिकमेंड कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट ही इंपोज करेगा। मजिस्ट्रेट हेल्ड लाइसेंसिंग पावर्स टू प्रिवेंट पुलिस करप्शन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रिक्वायर्ड जुडिशियल स्क्रूटनी टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी पुलिस एक्शन, ताकि पुलिस डेस्पोटिक ना हो जाए, मनमाने ढंग से काम ना करने लग जाए। ये जो डेलिबरेट सेपरेशन था ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चलता रहा, और ये एक सेफगार्ड था किसके लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए। कंसंट्रेटिंग बोथ इन्फोर्समेंट एंड ऑथोराइजेशन पावर्स कुड लीड टू ओवररीच, ठीक है। इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू इंश्योर करता था उन एक्शंस को जो अफेक्ट कर सकते हैं सिटीजन्स के अधिकारों को, कि उनकी ठीक से स्क्रूटनी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अब बात आती है, जब हमने यहाँ देखा तो हम तो कन्विंस हो गए कि भाई कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, और डीएम और जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। देन व्हाई द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द कमिश्नरेट सिस्टम। और क्या छत्तीसगढ़ के अलावा भी हमारे देश में कोई ऐसे सिटीज हैं जहां पे हमको कमिश्नरेट सिस्टम देखने को मिलता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये शिफ्ट हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, अर्बन चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, शहरों में चैलेंजेस दूसरे हैं, और जो ट्रेडिशनल डुअल पॉलिसिंग मॉडल है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, मजिस्ट्रेट का जो अप्रूवल होता है उसके कारण डिलेज होते हैं इन इमरजेंसीज लाइक राइट्स और टेरर थ्रेट्स। जैसे कि मान लो आपको पता चला है कि यहाँ पे कहीं पे आतंकवादी हमला हो सकता है, और पुलिस को एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर शक है कि यही वो व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, ही माइट बी इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट अटैक। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हमारे पास में कमिश्नरेट सिस्टम होगा
तो बहुत आसानी होगी, ठीक है। क्लियर अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर भी होगा कि किसकी जवाबदेही है। अब डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफ्यूज अकाउंटेबिलिटी, जब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनको डिवाइड कर देते हो, बांट देते हो ना, तो अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, ब्लेम गेम चालू हो जाता है, वो कहता है कि उसकी गलती है, दूसरा कहता है कि इसकी गलती है। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो पुलिस कमिश्नर को एक सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाएगी टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। आपको पता भी है कि जो अकाउंटेबिलिटी टॉपिक है ये GS4 में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप एक छोटा सा पॉइंट दे सकते हो, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम वाला। इसके साथ में हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स अर्बन क्राइम पैटर्न्स हैं, जैसे कि साइबर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म है ना। ये डिमांड करते हैं रैपिड और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज। अब जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो हमें क्या देगा, नीडेड एजिलिटी देगा, है ना। इसके साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है ऑपरेशनल, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ती है। डुअल सिस्टम से क्या होता है, ओवरलैप्स होते हैं, एम्बिग्विटीज आती हैं। एम्बिग्विटीज मतलब एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं। अगर हम कंसोलिडेट कर देंगे अथॉरिटी को कमिश्नरेट सिस्टम में, तो उससे डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रीमलाइंड होगी, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और इन एफिशिएंसी दूर होगी, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता बढ़ जाएगी। अब ये फैक्टर्स बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इंडिया जो है बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, भारत में बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तो जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो डिजाइन की गई थी एक स्लोअर पेस्ड इन्वायरमेंट के लिए, वो स्ट्रगल करती है, और जो क्रिमिनल्स हैं वो तेज होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उनको पकड़ने के लिए, उन क्राइम्स को रोकने के लिए वो पीछे रह जाती है, ठीक है। तो हम लीगल बेसिस की अगर बात करें, तो इंडिया का जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो फाउंडेड है ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में जो पुलिस है उसको किस में रखा गया, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को स्टेट लिस्ट में रखा गया है ना। इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है वो किसके हाथ में है, वो यूनियन के हाथ में है। इसी वजह से जो केजरीवाल जी हमारे CM भी थे वो बड़े परेशान रहते थे कि मेरे पास तो शक्तियां ही नहीं हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम आए तो 7th शेड्यूल आपको याद होना ही चाहिए। 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और कौन सी होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पुलिस भी और पब्लिक ऑर्डर भी, ठीक है। गिविंग स्टेट्स एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, यानी पूरा पूरा अधिकार है उनका कि उनका पुलिसिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो अमेंड कर सकते हैं पुलिस एक्ट्स को, स्टैब्लिश कर सकते हैं कमिश्नरेट्स को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड अर्बन चैलेंजेस, ठीक है। इसी के कारण हमको वेरिएशन भी देखने को मिलता है अक्रॉस द स्टेट्स, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी सभी राज्यों में। क्यों, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कुछ राज्यों में हमें कमिश्नरेट सिस्टम देखने को मिलेगा और कुछ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रीवियसली जब हम बात करते थे CRPC की 1973 के, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता था मजिस्ट्रियल पावर्स को। सेक्शन 8 लिमिटेड दीज टू सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ओनली इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। यानी पहले क्या था, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उन्हीं एरियाज में आप क्या कर सकते थे, कमिश्नरेट सिस्टम लेके आ सकते थे। ऐसा नियम था, लेकिन आज के टाइम में उस चीज को डाइल्यूट कर दिया गया है। और जब ऐसा नियम था तो कमिश्नरेट इंप्लीमेंटेशन छोटे शहरों में हो ही नहीं पाता था। लेकिन जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आती है और वो रिप्लेस करती है CRPC को, तब एक लीगल इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने मेट्रोपॉलिटन एरिया वाली जो रिक्वायरमेंट थी उसको रिमूव कर दिया है। यानी कि अब जो छोटे शहर हैं वो भी क्या कर सकते हैं, कन्फर कर सकते हैं मजिस्ट्रियल पावर्स को सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इन एनी अर्बन एरिया। इससे क्या होता है, रिमूव हो जाता है एक मेजर बैरियर टू एक्सपेंडिंग कमिश्नरेट सिस्टम टू स्मॉलर सिटीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या होंगे। बेनिफिट आप पहले भी थोड़ा समझ चुके हैं, डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, ठीक है। जैसे कि कहीं पे दंगे हो रहे हैं, होने वाले हैं, ठीक है, कोई डिजास्टर आने वाला है जिसके बारे में आपको पता चल गया डिजास्टर आ चुका है, या कोई टेरर अटैक होना है या हो चुका है, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पुलिस खुद से फैसला ले सकती है। पुलिस का सीनियर अफसर बिना मजिस्ट्रियल परमिशन के, मजिस्ट्रियल परमिशन नहीं होगी तो डिलेज नहीं होंगे। अब ये जो रैपिड रिस्पॉन्स है उससे एस्केलेशन रुकता है और पब्लिक हार्म कम होता है। सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी होती है ना। इसके साथ में अर्बन क्राइम मैनेजमेंट में ये बहुत यूजफुल होता है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम और टेररिज्म, ठीक है। फिर हम बात करें एडिशनल बेनिफिट्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कम होते हैं, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि एफिशिएंट एलोकेशन होगा पर्सोनल का एंड इक्विपमेंट का। कमिश्नर रैपिडली रीडिप्लॉय कर सकता है रिसोर्सेज को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बिना इंटर डिपार्टमेंटल अप्रूवल के। अगर आपने वेब सीरीज भी देखी हो बहुत सारी,
तो उसमें आप देखते हो कि पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो फ़ोन लगाते हैं और परमिशन माँगते हैं कि भाई जो सीनियर अफ़सर हैं वो भी, कि हमें प्लीज़ पुलिस फ़ोर्स को डिप्लॉय करने की परमिशन दे दो, है ना? लेकिन अगर क्या हो जाता है, कमिश्नरेट सिस्टम आ जाता है, तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, वही ये काम कर सकता है। तब जो अभी मैजिस्टीरियल पावर्स किसके पास में है? डीएम के पास में है, जिसके कारण कई बार डिले हो जाते हैं, उसको कन्विंस करना पड़ता है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम लिमिटेड पुलिस एसेट्स का ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्सेज़, ठीक है? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। जैसे हम देखें तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है। ये वो शहर हैं जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है और यहाँ पे सक्सेस भी है। आप देख सकते हो मुंबई पुलिस कितनी फेमस है ना? फिर कम्युनिटी पुलिसिंग इंटीग्रेशन भी होगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग होता क्या है? तो देखो, कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि जो पुलिस है, वो आम जनता के साथ में कितना क्या कर रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, उनसे कितनी बातचीत कर रही है। जैसे कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस क्या कर सकती है? मोहल्ला मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, जहाँ पे जगह-जगह मोहल्लों में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, जिसमें आम व्यक्ति पुलिस वालों से मिल सकता है और अपनी जो परेशानियाँ हैं, अपने एरिया में जो क्राइम्स हो रहे हैं, उनके विषय में पुलिस को बता सकता है। इसके साथ में ही कम्युनिटी पुलिसिंग में क्या होगा, पुलिस और पीपल वर्किंग टुगेदर साथ में काम करेंगे फॉर किसके लिए? क्राइम जो होते हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है? एंड पीसफुल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है? तो इससे होगा क्या, एक स्ट्रॉन्गर सिटीजन पुलिस रिलेशनशिप भी उभर के आएगी, ठीक है? और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं पुलिस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के, ठीक है? और इसी के कारण जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव होता जा रहा है फॉर मॉडर्नाइजिंग द अर्बन पुलिसिंग इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब हम देखें तो इसके चैलेंजेस क्या हैं? आप सोचो कि अगर एक ही पुलिस है, अभी क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन अगर एक ही पुलिस ऑफिसर में जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल है उसमें आप मजिस्टीरियल पावर्स भी दोगे तो शक्तियों का नियंत्रण हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। उसके कारण जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, है ना? और मिसयूज भी हो सकता है। इसके साथ में ही ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी गैप्स भी हम क्या देखते हैं कि जो कमिश्नर्स होते हैं उनके पास में जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं होती फॉर देयर एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके कारण प्रोसीजरल एरर्स हो सकते हैं या इनअप्रोप्रिएट यूज हो सकता है प्रिवेंटिव पावर्स का ड्यू टू इनएडिक्वेट लीगल नॉलेज, और इसके कारण जो सिविल लिबर्टीज हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। हमारे पास में एक ओवरसाइट भी नहीं होगा, ठीक है? सिस्टम क्या कर देता है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू होता था मजिस्ट्रेट्स के द्वारा वो रहेगा ही नहीं। तो हमें पता है कि भारत में जो पुलिस है वो पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौत हो जाती है, जुडिशियल कस्टडी में। तो ऐसे देश में जहाँ पे पुलिस कस्टडी में इतनी सारी मौतें हो जाती हैं, वहाँ पे क्या हमें पुलिस कमिश्नर को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए? ये भी एक इशू है, ठीक है? तो हमें बेसिकली एक बैलेंस बना के चलना होगा कि सिविल लिबर्टीज़ भी रहें और उसके साथ में पुलिस जो है वो ठीक से काम भी कर पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस भी होगा। देखो, आप क्या सोचते हो कि आप इसको लेके आओगे तो जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो डीएम हैं, जिनके पास में अभी पावर्स हैं, उनसे तो शक्तियाँ छिन जाएँगी। तो क्या वो चाहेंगे कभी भी कि उनके जो पावर्स हैं वो डिमिनिश हो जाएँ? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफन फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम आईएएस कैडर एज इट डिमिनिशेस द रोल ऑफ द डीएम। अब ये जो इंटर डिपार्टमेंटल टेंशन है, उसके कारण जो फुल एम्पावरमेंट होना चाहिए पुलिस कमिश्नरेट का, वो भी नहीं हो पाएगा। फिर हम इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। अब हमारे पास में एक स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल मॉडल नहीं है, और क्योंकि वो नहीं है उसके कारण वेरिड इंप्लीमेंटेशन होता है अक्रॉस स्टेट्स। हमारे पास में कमिश्नरेट सिस्टम का कोई ऐसा तो है नहीं, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का, कि एक नेशनल लॉ हो, नेशनल मॉडल हो। जब वो नहीं है तो हर राज्य अपने अनुसार काम करता है, जिसके कारण हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, ठीक है? अब ये चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें इसको लेके नहीं आना है, लेकिन जब हम इसको लेके आए तो उसका एक केयरफुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके जो ऑपरेशनल बेनिफिट्स हैं उनके कारण जो सिविल लिबर्टीज हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो ऑपरेशनल बेनिफिट्स मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल रिस्क टू सिविल लिबर्टीज। अगर हम देखें यूपीएससी में इसकी क्या रिलीवेंस है, तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। जीएस 2 में बहुत काम का ये, जीएस 3 में भी काम का है, इसके साथ में आपके एसए पेपर में भी काम आएगा ये। देखो, ये टॉपिक किन किन चीज़ों में आ सकता है, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी में आ सकता है इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, है ना? तो उसमें हमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का जिक्र करना चाहिए, साथ में पुलिस रिफॉर्म्स का भी जिक्र करना चाहिए। इसके साथ में हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी जिक्र करना चाहिए। तो यदि आप लोग कहेंगे तो मैं पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है?
फिर है पुलिस रिफॉर्म्स एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। तो पुलिस रिफॉर्म्स में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का जिक्र कर देंगे। बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर एथिक्स के पेपर में भी ये यूजफुल होता है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमें क्या करना चाहिए। देखो हमें लेके तो इसको आना ही है, लेकिन हमें एक यूनिफॉर्म मॉडल लॉ बनाना चाहिए ताकि जो कमिश्नरेट सिस्टम है पूरे देश में एक जैसा हो, उसमें वेरिएशंस ना हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी अक्रॉस स्टेट्स, हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा कमिश्नर की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, एंड अलाउज फॉर लोकल एडेप्टेशन। इसके साथ में एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बना सकते हैं जिसमें हम क्या कहेंगे, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना दो, यानी कि पुलिस कमिश्नर को शक्तियां दे दो लेकिन वो उनका मिसयूज ना कर पाए, उसके लिए एक अलग से कमीशन बना दो, यानी आयोग बना दो, जिसको हम क्या कहेंगे, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, यानी कि पुलिस जवाबदेही आयोग। और उसमें रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, जुडिशरी का, सिविल सोसाइटी का एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स का। अब देखो सिविल सोसाइटी भी अलग टॉपिक है, आप लोग अगर चाहोगे तो सिविल सोसाइटी पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ जीएस पेपर 2 में, ये आपका यूजफुल रहता है। तो सिविल सोसाइटी, जुडिशियल, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, इनका कॉम्बिनेशन, इनके रिप्रेजेंटेशन से, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके क्या बनाएंगे, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, PAC, ठीक है। ताकि वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा और रिपोर्ट करेगा कि भाई जो पुलिस कमिश्नर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, हमने क्या कहा था कि जो पुलिस कमिश्नर्स हैं या फिर जो पुलिस है उसके पास में इतनी कैपेसिटी भी है कि नहीं है कि वो मजिस्टीरियल पावर्स को ठीक से यूज कर पाए, तो उसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, ठीक है। उनको ट्रेनिंग देनी होगी, लीगल प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग दो उनको, है ना, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग दो उनको, ठीक है, ताकि वो ठीक से काम कर पाए। फिर प्लान्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कमिश्नरेट सिस्टम को एक्सपेंड करने में ग्रेजुअली, एकदम से हर जगह नहीं लेके आना। पहले हम कॉम्प्लेक्स मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जाएंगे, उसके बाद में स्मॉल सिटीज में जाएंगे, थॉरो असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लर्निंग और अडेप्टेशन जो होगा वो करेंगे बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो थॉरो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस कर लो, सिविल सोसाइटी, लीगल एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड करो, उनकी सलाह लो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की भी हमें आवश्यकता है, कम्युनिटी पुलिसिंग भी करनी होगी, ठीक है। फिर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रख लें, ये सारे के सारे कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आओ ताकि जो फ्रेमवर्क है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का वो स्टैंडर्डाइज हो। इंप्लीमेंटेशन फेज्ड होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, है ना। फेज्ड में क्या है, जैसे कि पहले बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लेके आओ और स्मॉलर सिटीज में बाद में लेके आओ। ओवरसाइट के लिए हम इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी, अभी हमने पढ़ाई है, PAC, पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन लेके आ जाएंगे। इवैल्यूएशन करो इसका कि इसके आउटकम्स कैसे हैं वो, और रिफाइनमेंट करो थ्रू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पॉलिसी मेकर्स के लिए जो पाथ फॉरवर्ड है वो क्या हो सकता है, केयरफुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज, वही PAC। कॉम्प्रीहेंसिव ऑफिसर ट्रेनिंग, जिसको हम कह सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो मेंस के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हो। द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट इज अ मेजर चैलेंज इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो क्वेश्चन आया है, ये हमारे टॉपिक से मिलता जुलता है। एज सच डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन आ सकता है। आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कॉम्प्रीहेंसिवली, ताकि आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएं। इसके साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डेटा सिक्योरिटी इज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन डिजिटाइज्ड वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम्स। तो जो जस्टिस सिस्टम है इंडिया में, स्पेशली पुलिस सिस्टम, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है टू डील विद सच क्राइम्स। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने निकाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऑल्दो ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनको डालने का पर्पस ये था, ये दिखाने के लिए कि जो पुलिस रिफॉर्म्स वाला टॉपिक है या पुलिस सिस्टम जो टॉपिक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और इस पे क्वेश्चन फ्यूचर में भी आ सकता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ में आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग मुझे सजेशन दें कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, ठीक है। इसके साथ में आपको हाइप जरूर करना है, और इस वीडियो में जो मैंने PDF स्लाइड्स यूज़ करी हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, किससे, हमारी ऐप से, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, और उसमें आप CA वाले सेक्शन में जाके आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियोस भी देखें, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये करंट अफेयर्स के जरूर हैं, लेकिन इसमें हमने हॉलिस्टिकली हर टॉपिक को जो पढ़ाया है उसको इस तरीके से टच किया है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस
दोनों में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगा और मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आप इन टॉपिक्स को, इन वीडियोज़ को देख के ही कर लोगे। थैंक यू।